जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुष्यमर युद्धे च मयि अर्पित मन बुद्धि माम एव ऐसे संशय है। अर्थात कहते हैं कि मन और बुद्धि को तो मेरे पर अर्पित कर दे और जो भी तेरे कार्य हैं उन्हें करता रहे, तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। आज हमारी 17वीं क्लास है। जैसे मैं आपसे समय समय पर बताता रहता हूं कि हम 80 वीडियो के द्वारा उनके नियम सीखेंगे ज्योतिष का, और इस ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज विज्ञान का जमाना है, क्योंकि विज्ञान ने हमें सुख समृद्धि दी। विज्ञान का हमें छात्र आया तो सब लोग विज्ञान के, अगर देसी भाषा में कहें तो विज्ञान के प्रति सब सिंपैथी रखते हैं और सब इसके दीवाने भी हैं। इसी तरीके से हमें ज्योतिष को एक महाविज्ञान सिद्ध करना है। उसके लिए पहले हमें इसके जो नियम हैं, जैसे मैं कहता हूं शुरू में, वही मेरे डायलॉग हैं कि 2 + 2 = 4 या 2 + 2 = 4। जितने भी ऋषि मुनि हुए जिन्होंने ज्योतिष पे ज़्यादा काम किया, उनके जो बेसिक फंडे हैं वो सब एक से हैं, लेकिन वो अपने अनुभव से कुछ उनके अलग अलग हो गए। जब कोई ज्योतिष सीखना चाहता है तो जो ज्योतिष का एक्सपर्ट होता है वो बार बार कहता है कि पहले आप नियम सीखो, क्योंकि जब आप ग्रंथ पढ़ना शुरू में स्टार्ट कर देंगे तो आपकी बुद्धि इतनी भ्रमित हो जाएगी, आपका ज्योतिष से ही विश्वास हट जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं तो मांस आग्नि में लिखा हुआ है, जैसे सभी जानते हैं कि 6 हाउस शत्रु का होता है, तो मांस आग्नि में लिखा हुआ है कि जिसके 6 हाउस में यानी कि शत्रु के घर में 9 नंबर की राशि यानी कि धनु राशि पड़ी है, तो उसके शत्रु कैसे होंगे? धनुष और बाण लिए हुए होंगे। यदि आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो कौन ऐसा शत्रु होगा जिसके हाथ में धनुष और बाण होगा? तो इस विषय में ऋषि पाराशर जी कहते हैं कि हमें अपने देश पात्र काल का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी कुंडली का एनालिसिस करते हैं, हम कहेंगे कि आपकी कुंडली में बहुत धन योग है, राजयोग है। हम सपोज कर लो उसका कंपेयर करते हैं महापुरुषों से। सपोज कर लो हम कंपेयर कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी की कुंडली से, तो हर आदमी तो इंदिरा गांधी होगा नहीं, ना उसकी ऐसी हत्या होगी, ना वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ना वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हम ये कह सकते हैं कि उसकी ग्रह स्थिति ऐसी है कि वो शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा, उसका पूरा विश्व में नेम फेम होगा, धनाढ्य होगा। इस तरीके से हमें ज्योतिष को नए चश्मे से देखने की आवश्यकता होती है। हम ज्योतिष क्यों सीखना चाहते हैं, हम इसे क्यों पढ़ना चाहते हैं? आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि हम करने वाले वही होते हैं। सपोज दैट हम बिजनेस करते हैं तो हम कम मेहनत करते हैं, ज़्यादा फ़ायदा होता है। कभी ऐसा होता है ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, कम फ़ायदा होते हैं। एक ही माँ बाप के 2 संतान एक साथ बिजनेस में लगे, एक अप चला गया, एक डाउन हो गया, फिर दूसरा डाउन हुआ, वो अप चला गया। तो इन सब चीज़ों के हर क्वेश्चन के जवाब मिलते हैं ज्योतिष में। क्यों? आप ज्योतिष जब पढ़ेंगे, यदि आप अपनी कुंडली देखेंगे, अपने बच्चों की कुंडली देखेंगे, अपने पड़ोसियों की कुंडली में देखेंगे, तो आप एनालिसिस कर सकते हैं कि देखो ये समय आपका ख़राब चल रहा है, इस पर मेहनत के अनुसार आपको फल नहीं मिलेगा। ये समय आपकी, जैसे मैं बताता रहता हूँ कि कौन सी ग्रह अच्छी चलती हैं, लग्नेश की, उच्च के ग्रह की, पंचमेश की, नववेश की, इन दशाओं में जातक को नेम फेम धन धान्य से पूर्ण हो जाता। तो हमारा ज्योतिष का सीखने का मकसद ये है कि सपोज कर लो कभी हम देखते हैं कि हम किसी भी हमारे परिवार में किसी के रोग पैदा हो जाता है, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते। आप देखेंगे कि उस पर अवश्य ही राहु की दशा चल रही होगी, क्योंकि राहु क्या है? एक धुंधकारी ग्रह है। ये डॉक्टरों की बुद्धि को भी भ्रमित कर देता, रोग को पता नहीं लगने देता। जैसे अभी ये कोविड-19 आया था, उसमें यही पता नहीं लगा कि ये रोग कौन सा है। तो अब तक हमने जो अध्ययन करा, मैं ये बातें आपको क्यों बताता रहता हूँ, समय समय क्यों बताता हूँ, जिससे आप अपना धैर्य न खोएं। आपने देखा होगा मैं अभी ज़्यादातर किसी की क्वेश्चनों के जवाब नहीं देता, क्योंकि मैंने एक चीज़ सोच रखी है कि पहले मैं आपको इनके नियम सिखाऊंगा, फिर हम जो मेरे क्वेश्चनों के जवाब देते रहते हैं, फिर हम उन्हें एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप के द्वारा हम उनकी दशा महादशा लेकर कितने धन योग हैं, कितने राजयोग हैं, कितने अरिष्ट योग हैं, अब उनका एनालिसिस करेंगे। आपको एक बात बता दूं,
यह विज्ञान ही नहीं, यह महाविज्ञान है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछे, चाहे वो MD हो, चाहे वो विदेश में पढ़ा हो, चाहे रिसर्च करे हो, आप अगर उनसे पूछेंगे कि मेरी औलाद की औलाद कैसी होगी, नहीं बता पाएगा। लेकिन ज्योतिष आचार्य बता देगा। यदि अच्छा वो एस्ट्रोलॉजर है, वो पंचम भाव को देगा। यदि वो पंचमे उच्च का हो गए, फिर अपनी कहीं सही जगह जाके बैठ गया, तो उसकी संतान धनधान्य से पूर्ण होगी। मतलब सारे क्वेश्चन, मनुष्य जब से पैदा होता है एंड तक सारे क्वेश्चनों के जवाब एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष देने में समर्थ है। अब तक हमने क्या सीखा? अब तक हमने सीखा कि कितनी ग्रह होती हैं, कितने भाव होते हैं, कैसे धन योग बनते हैं, मतलब उसके ग्रह के क्या क्या प्रारूप होते हैं, बृहस्पति कैसा होता है। फिर हमने राशियों के विषय में सीखा, फिर हमने धन योग के विषय भी सीखा। हमने कुछ विद्वानों की समय समय में कुंडली लगाई है, मैंने और वीडियो में यदि नहीं लगाई है तो हम फिर एजुकेशन की क्लास में भी लगाएंगे। फिर हमने ये भी देखा कि बारिश हो रही है, ऊपर से जल आ रहा है, किसी ने चम्मच ले रखी है, किसी ने थाल ले रखा है। जिसने थाल ले रखा उसमें पानी ज़्यादा आएगा, जिसने चम्मच ले रखी है उसमें थोड़ा पानी आएगा। इट डिपेंड ऑन द डिग्री। माना सपोज कर लो कि किसी का 28 डिग्री का कोई ग्रह है, उसमें वो कम फल देगा। 0 डिग्री का है, 4 डिग्री का कम देगा। सपोज कर लो किसी का 12 से 18 डिग्री तक का है, उससे ज़्यादा फल मिलेगा। वो ज़्यादा हर उस क्षेत्र में जिससे संबंधित होगा करेगा। तो मतलब ये कहते हैं कि उस ग्रह की ताकत कितनी, ये भी हमने सीखी। आज जो हम चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे राजयोग में। राजयोग का केवल ये नहीं होता कि कोई मतलब IAS बन जाएगा, IPS बन जाएगा या सांसद बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। राजयोग का अर्थ ये होता है जब उसकी दशा आएगी तो उस दशा में जातक को धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त होगी। जैसे कि हमने पहले धन योग में चर्चा करी, आज हम केवल चर्चा करेंगे राजयोग में। देखिए फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, जो मैं आपको समझाता हूँ वही मैं आपको कागज में लाता हूँ, फिर उसका एक एक शब्द बताता हूँ। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप एक रजिस्टर बनाएं, क्योंकि जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होता, इस बारे में भूल जाते हैं। आप इनके पूरे नियम याद करिए, कैसे धन योग बनता है, कैसे राजयोग बनता है, कैसे अरिष्ट योग बनता है, कैसे महापुरुष योग बनते हैं। तो फिर हम इन्हें जोड़ेंगे, हम प्रेडिक्शन निकालेंगे और अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, ये मैंने कुंडली बनाई, ये 10 नंबर की कुंडली है। जैसे कि मैंने एक नियम बना रखा है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं उस तारीख का प्रातःकाल का गोचर जरूर लिखता हूं। तो जैसे कि 13 मार्च 2024 6:30 AM, बर्थ प्लेस है इसका दिल्ली, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ 3 चीजों का होना अनिवार्य होता है। ये दिल्ली है, थोड़ा कट गया है। तो उस टाइम आया 11, यानी कि कुंभ लग्न आ रहा था। क्योंकि मैं पहले बताता रहता था और अब भी बता रहा हूं, जो पूर्वी क्षितिज में राशि पैदा होती है वही लग्न हो जाती है। तो यहाँ सूर्य क्योंकि कुंभ के चल रहे हैं, ये लगभग 14, 15, 16 तारीख के बदलते हैं। तो अभी ये क्योंकि 13 तारीख है, ये 11 नंबर के चल रहे हैं, तो सूर्य चल रहे हैं 11 नंबर के, यानी कि कुंभ के। शनि चल रहे हैं 11 नंबर के, शुक्र चल रहे हैं 11 नंबर के। सेकंड हाउस में चल रहे हैं, यानी कि बुध चल रहे हैं नीच के 12 नंबर के, मीन के। यहाँ बैठे हैं राहु, केतु हमेशा 180 डिग्री पे रहते हैं। और थर्ड में बैठे हैं गुरु, चंद्रमा, और 12th हाउस में बैठे मंगल। क्योंकि अभी हम केवल ग्रह बैठा रहे हैं, इनके प्रेडिक्शन नहीं निकाल रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम किसी कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो पहले सबसे हमें एक नजर ये देखेंगे कि शुभ ग्रह कौन कौन सी, चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु, ये हमेशा केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। केंद्र कौन सा होता, ये केंद्र है 1, 4, 7, 10। त्रिकोण कौन सा होता, ये केंद्र भी त्रिकोण में है 1, 5, 9, इनमें होना चाहिए। अशुभ ग्रह कौन सी, राहु, केतु, शनि और मंगल। सूर्य पाप ग्रह नहीं है, ये क्रूर ग्रह है। इनका जो अच्छा स्थान होता है वो 3, 6, 11 होता है। आप जब कुंडली का एनालिसिस करेंगे, चाहे किसी भी की कुंडली भी हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे सबसे वो धन धान्य से पूर्ण हो, यदि उसकी अशुभ ग्रह 6, 8, 12 जाएगी तो कोई ना कोई उस जो ग्रह के कारक तत्व होंगे अवश्य ही क्षीण होंगे। आप थर्ड हाउस जो होता है पराक्रम का होता है। जितने भी आप खिलाड़ी देखेंगे, क्योंकि आप देखते होंगे कि खिलाड़ियों को मेहनत कितनी करनी पड़ती है, तो थर्ड हाउस में सबसे ज्यादा प्लैनेट होते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं राजयोग की। देखिए ये कुंडली है, ये 10 नंबर की कुंडली है। तो
तो इसके सेकंड हाउस में राहु है, अष्टम में है केतु, थर्ड में है सूर्य, इनके फोर्थ हाउस में है चंद्र, मंगल, बुध, शनि, शुक्र और 10th हाउस में गुरु हैं जो कि वक्री हैं। जब लग्न का सेकंड से, सेकंड का पंचम से, पंचम का 9th से, 9th का एकादश से होता तो धन योग बनते थे, जो मैंने इससे पहली वाली क्लास में आपको बताया था। आज हम चर्चा करेंगे राजयोग में। राजयोग में क्या होता है कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध होना चाहिए। अब जैसे मैंने लिखा, ये लग्नेश शनि पंचमेश, पंचमेश कौन सा, इसका शुक्र, ये केंद्र भी है, त्रिकोण का भी, इसका संबंध होकर 4th हाउस में बैठ गया, तो ये एक राजयोग बन गया। फिर हमने देखा, फिर मैंने सेकंड में लिखा, ये मैंने पेपर में पढ़ लेना, आप देख भी लेना। फिर मैंने उस पर, क्योंकि मैंने ये कुंडली बनाई, इसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी दे रखा, आप अपने कंप्यूटर पे बना लेना चाह। फिर हमने देखा कि लग्नेश जो है यानी कि शनि 4th हाउस यानी कि मंगल के साथ बैठे हैं, यानी कि इसका ये केंद्र त्रिकोण का इसका केंद्र से संबंध हो गया, तो ये भी एक राजयोग बन गया। फिर हमने देखा लग्नेश शनि यानी कि नवेश जो कि बुध है, ये भी इसके साथ बैठा है। क्योंकि मैं सारे कागज में बताऊंगा कि कैसे कैसे धन योग बनते हैं, तो प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको। फिर मैंने लिखा दोनों त्रिकोण के अधिपति, त्रिकोण कौन से हैं, 1, 5, 9 यानी कि शुक्र और बुध, ये यहाँ बैठे हैं, यानी कि एक बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं। ये जिस जातक की भी कुंडली है उसको खूब धन, मान, पैसा प्राप्त हुआ, क्योंकि 4th हाउस में इसका लोड ज्यादा है, तो उसके पास काफी प्रॉपर्टी भी रही। अब इसी चीज को हम समझते हैं पेपरों में, लेकिन एक ध्यान रखें कि जो मैं बता रहा हूं उस नियम को बस ध्यान रखें। प्रिडिक्शन निकाल लें या मत निकालो, निकालने आ रहे हो ना निकालने आ रहे हो कोई बात, लेकिन मैं आपको प्रिडिक्शन निकालना भी सिखा दूंगा। आइए अब इसकी चर्चा करते हैं पेपर पर। मैंने इस पर क्या लिखा, क्योंकि आज हमारी 17वीं क्लास है, पेज नंबर 1 है, क्योंकि आज हम राजयोग के विषय में चर्चा करने हैं। मैं क्योंकि जो शब्द लिखता हूं उसी शब्द को आपको बताता भी हूं, उसका आप रजिस्टर अवश्य बनाएं। मैंने लिखा राजयोग का अर्थ राज दरबार या सरकारी कार्यालय में कोई बड़ा पद प्राप्त करना नहीं है। राजयोग का तात्पर्य कुंडली में ग्रहों की अनुकूल स्थिति से है, जो जातक के लिए धन, संपत्ति, मान, सम्मान प्राप्ति का संकेत करती है। ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न भावों में ग्रहों के एकत्रित होने अथवा परस्पर कोई दृष्टि संबंध रखने से बनती है, जो निम्नलिखित है। क्योंकि जितने भी राजयोग बनते हैं मैंने इसे एक सिस्टम से आपको बता दिया, इसे आप अवश्य याद करें। मैंने पहले लिखा, यदि केंद्र स्थान, सबको पता है केंद्र स्थान कौन सा होता है, 1, 4, 7, 10। त्रिकोण कौन सा होता है, 1, 5, 9। फिर मैं दोहराता रहता हूँ सुबह सुबह कि स्वामी ग्रह किसी एक राशि में हो। फिर मैंने इसका सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, अथवा एक दूसरे की राशि में हो, अथवा परस्पर दृष्टि रखते हो, क्योंकि ये दृष्टि से भी बनेगा। क्योंकि जब हम किसी भी ग्रह का एनालिसिस करते हैं तो ग्रह फल देती है पीएससी से, पॉजिटिव, एस्पेक्ट, कंजक्ट यानी स्थिति, दृष्टि, युति से भी, लेकिन बैठने से ज्यादा फल देते हैं, दृष्टि से कम देते हैं, मेरे से ध्यान रखें। फिर मैंने लिखा बी, यदि कोई ग्रह केंद्र स्थान व त्रिकोण दोनों का अधिपति होकर केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, जब भी राजयोग बनेगा। यदि लग्नेश और पंचमेश भाव परिवर्तन कर रहे हो, यानी कि लग्न का स्वामी पंचम में चला गया और पंचम का स्वामी लग्न में चला गया, जब भी ये राजयोग बनता है। फिर मैं लिखा थर्ड इसमें, यदि राहु केतु केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो, केंद्र स्थान या त्रिकोण के स्वामी से किसी प्रकार का संबंध रखते हो, तो राजयोग ग्रह की तरह केंद्र त्रिकोण के अधिपतियों के द्वारा बनने वाले राजयोग निम्नलिखित है। तो आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि राहु केतु इन पे हमेशा रिसर्च होती रहती है, लेकिन जब रिसर्च से जो पॉइंट आया उसका यह है कि सपोज कर लो केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, यदि कोई योग कारक ग्रह या किसी और त्रिकोण का स्वामी इसके साथ बैठ जाता है, क्योंकि इनमें एक आदत होती है जिसके साथ बैठते हैं उसी की गाने लगते हैं, तो ये अच्छा फल देने में लगते हैं। फिर मैंने लिखा क्लास नंबर 17 हुई, पेज नंबर इसका दूसरा, मैंने लिखा केंद्र तथा त्रिकोण के अधिपतियों द्वारा बनने वाले राजयोग निम्नलिखित हैं। ए में क्या लिखा, लग्नेश और किसी केंद्र का स्वामी एक साथ केंद्र में हो,
फिर मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिखा, लग्नेश और त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण को था एक पाचनों के स्वामी एक साथ केंद्र त्रिकोण में हो, लग्नेश का केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ भाव परिवर्तन हो। फिर मैंने लिखा फोर्थ पॉइंट, लग्नेश व केंद्र स्थान का स्वामी या किसी त्रिकोण का स्वामी एक दूसरे पर दृष्टि रखते हो, मतलब दृष्टि से भी राजयोग बनता, क्योंकि इस पर जो संबंध है वो केंद्र 1 4 7 10 और त्रिकोण यानी कि एक पाचनों के कॉम्बिनेशन से राजयोग बनते हैं। फिर मैंने लिखा 5वें नंबर में, लग्नेश और केंद्र या त्रिकोण का अधिपति या दोनों एक साथ लग्न भाव या किसी केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो। फिर मैंने लिखा इसका बी पॉइंट में पहले नंबर के लिए लिखा क्योंकि चतुर्देश पंचमेश के साथ हो, क्योंकि चतुर्देश कौन है, केंद्र, पंचमेश कौन है, त्रिकोण। चतुर्देश नववेश के साथ हो, मतलब केंद्र त्रिकोण का संबंध आ रहा। चतुर्देश और पंचमेश और नववेश का परस्पर स्थान परिवर्तन हो। चतुर्देश का पंचम या नवम भाव में स्थित होना हो, क्योंकि ये जितने भी राजयोग बनते हैं ये केंद्र त्रिकोण में बनते हैं। फिर मैंने कहा चतुर्देश का सप्तमेश के साथ स्थान परिवर्तन हो। फिर मैंने लिखा चतुर्देश का दशमेश के साथ स्थान परिवर्तन, क्योंकि स्थान परिवर्तन से भी बहुत अच्छे राजयोग बनते हैं। देसी भाषा में कहते हैं कि मैं परखूं तुझे और तू परख मुझे, यानी कि मैं तेरी रक्षा करूंगा तू मेरी रक्षा कर। फिर हमने लिखा थर्ड पेज है, क्लास है 17, पेज है 3। फिर मैंने सी में लिखा सप्तमेश व पंचमेश का एक साथ होना। ये कोई इतना टिपिकल नहीं है, शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे उस पॉइंट में हम चतुर्देश को लेकर चल लेते, हम इस पे लेकर चल रहे हैं सप्तमेश को, मतलब किससे संबंध बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण से। हमने लिखा सप्तमेश व पंचमेश का एक साथ होना, सप्तमेश व नववेश का एक राशि में स्थित होना, सप्तमेश का पंचम या नवम भाव में होना। फिर मैंने लिखा सप्तमेश व दशमेश का स्थान परिवर्तन होना। पहले हमने फोर्थ हाउस को पकड़ा था, अब के हमने सप्तम भाव को पकड़ा था। पहले हमने सप्तम का फोर्थ हाउस का 10th हाउस का राशि परिवर्तन किया था, अब हमने राशि परिवर्तन किया है 7th और 10th हाउस का। फिर मैंने लिखा डी में, क्योंकि फोर्थ का भी करा 7th का भी करा, अब हम 10th पे आ रहे हैं। दशमेश का पंचम भाव में किसके संबंध बना रहे हैं, हम केंद्र त्रिकोण से बना रहे हैं, क्योंकि त्रिकोण कौन सा है, लग्न भी है, पंचम भी है, नवम भी है, तो इसलिए पहले हमने चतुर्थ का पंचम से, फिर बनाया हमने सप्तम का पंचम से, 9th का भी बना रहे हैं, और फिर हमारे बना रहे हैं 10th हाउस का। फिर दशमेश का पंचम भाव में होना, दशमेश का नवम भाव में होना, दशमेश का पंचमेश या नववेश के साथ स्थित होना, ये राजयोग बनते हैं। फिर मैंने लिखा उपरोक्त सभी स्थितियों में बहुत अच्छे राजयोग बनते हैं, जिससे जातक को संबंधित ग्रह की दशा, अंतर्दशा या प्रतांतर दशा में धन, संपत्ति, विमान, सम्मान की प्राप्ति होती है। हमेशा ध्यान रखें, राजयोग माना सपोज कर लो किसी की कुंडली में कोई ग्रह, वो भी सीखेंगे कि एक यंग है और किसी में कमजोर है, तो सपोज कर लो कोई ग्रह अपनी दशा महादशा में किसी को खरबपति बना तो किसी को करोड़पति बना देगा, लेकिन ग्रह अवश्य देंगे फल, जिस पे धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। फिर मैंने लिखा क्लास है 17, पेज है 4, जो मैंने कुंडली बनाई थी वही ये कुंडली है। इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है 6/7 अप्रैल 1970, टाइम ऑफ बर्थ है 1:55 AM और प्लेस ऑफ बर्थ है इनकी दिल्ली। मैं आपको बिल्कुल शुरू में समझाता रहता हूँ, शुरू से समझाता रहता हूँ कि कुंडली के लिए 3 चीजें आवश्यकता होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। फिर मैंने लिखा लग्नेश शनि वे पंचमेश शुक्र, दशमेश के साथ चतुर्थ भाव यानी कि केंद्र में स्थित है, क्योंकि हमें जो संबंध बना रहे हैं वो हम केंद्र त्रिकोण के बनाने हैं। फिर मैंने लिखा लग्नेश, क्योंकि शनि तो आ ही रहा हर चीज में, लग्नेश शनि सप्तमेश चंद्रमा के साथ चतुर्थ स्थान में। फिर मैंने लिखा लग्नेश शनि नववेश बुध वे चतुर्थ केंद्र स्थान में है, यानी कि 4th हाउस में हो रहे हैं। आपको सबको पता है ये त्रिकोण है, ये केंद्र त्रिकोण भी है, ये केंद्र है 1 4 7 10। फिर मैंने लिखा दोनों त्रिकोण के अधिपति शुक्र व बुध, देखिए शुक्र है इसका स्वामी, 9th हाउस का स्वामी, और इसका जो पंचमेश का है वो ये बुध है, ये शुक्र है, ये भी एक साथ बैठ गए। फिर मैंने लिखा सप्तमेश चंद्र और पंचमेश मंगल लग्नेश शनि के साथ केंद्र स्थान यानी कि 4th हाउस में है और अत्यंत प्रभावशाली राजयोग बना रहे हैं। जातक
एक संपन्न परिवार से है। इन्होंने अपने स्कूल की एजुकेशन बिहार में प्राप्त की और हाई एजुकेशन लेने के लिए अमेरिका में चले गए, वहाँ उन्होंने अपनी एजुकेशन को पूरा करा। इन्होंने जीवन में हमेशा धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आज हमने चर्चा करी राजयोग में। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जब हम ज्योतिष सीखते हैं तो शुरू में हमें सब हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि छोटा सा एक डिब्बी है, 9 ग्रह हैं, फिर उनके सपोर्टेड बनाएंगे। तो आप पहले नियम याद करो, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप इनके प्रेडिक्शन निकालना चालू हो जाएंगे। आज मेरे 2 क्वेश्चन हैं कि राजयोग कैसे बनता। जैसे मैंने बताया, केंद्र त्रिकोण से जब संबंध हो जाता है, राजयोग बन जाता है, तो आपको ये बताना है कि कैसे कैसे बनता है। जैसे मैंने चतुर्थ को भी लिया था लग्न के साथ, सप्तम को भी लिया था, 10th हाउस को भी लिया था। फिर आपको बता दूं 1, 5, 9 केंद्र हैं, त्रिकोण हैं, 1, 4, 7, 10 केंद्र हैं। आपको 2 राजयोग कैसे बनते हैं ये बताना। फिर मैं आपका नंबर, क्योंकि मैं लिखता रहता हूं, जब हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, हम एक साथ इकट्ठे होंगे, हम किसी भी कुंडली पे चर्चा करेंगे। और आपको एक चीज और बता दूं, होली से पहले, क्योंकि एक मैं वीडियो बनाऊंगा तंत्र के ऊपर, उसमें मैं मंत्रों में बोलूंगा, वो ऐसे मंत्र होंगे जो आप करेंगे वो तुरंत प्रभावशाली होंगे। तो मैं बहुत जल्दी उस वीडियो को बनाऊंगा, आप उसे अवश्य देखें। आप यदि उसे सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि सिद्ध का एक टाइम होता है, आपको बता दूं कब कब मंत्र सिद्ध होते हैं। सावर मंत्र एक तो छोटी होली की रात को, बड़ी दिवाली की रात को, और जब ग्रहण पड़ता है तो वो समय कौन सा समय, जब रात्रि 12 बजे से 3:30 बजे तक का, छोटी होली की रात को, बड़ी दिवाली की रात को, और जब ग्रहण का जो समय होता है, उस क्षेत्र में जहाँ हम रहते हैं वहाँ ग्रहण अवश्य पड़ना चाहिए। फिर मिलेंगे ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।